Hello everyone, my name is Yasmita Patwal and I have qualified my NET in English Literature twice and currently I am working as an assistant professor. So आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ नेट एग्जाम के बारे में। नेट एग्जाम होता क्या है और अगर आप सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। सो नेट बेसिकली होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद अलग से आपके रिटन टेस्ट हो सकते हैं या इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। और जो ये आपका एग्जाम होता है ये ट्वाइस इन अ ईयर होता है। आप एक साल में 2 बार इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको 2 अपॉर्चुनिटी एक साल में मिल जाती है। दूसरा होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है और ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो कि टोटल 300 नंबर्स का होता है। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें पेपर 1 होता है जो कि जनरल पेपर होता है, जो सबके लिए सेम होता है। इसमें पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है और आपका इंडियन सिविलिज्म होता है एंड काफी सारी चीजें और पूछी जाती है। पेपर 2 होता है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं तो हमारा इंग्लिश लिटरेचर ही पूछा जाएगा। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट का है तो उसको दूसरे सब्जेक्ट का एक जो उसका पेपर है वो आएगा, ठीक है। वो हमारा 100 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर का है वो होता है। सो सी अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सो इन सिलेबस वी हैव टोटल 10 यूनिट्स, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। सो फर्स्ट जो 4 यूनिट्स है दैट इज ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज। सो ये सारी हमें साथ में पढ़नी है। ओके, एक और चीज मैं बता रही हूँ कि ये आपको मे बी इतना क्लियर ना दिखे, सो इसके लिए अलग से मैं आपको बुक लिस्ट और जो डिटेल में सिलेबस या फिर स्ट्रेटजी है वो आपको रिटर्न में भी मैं आपको प्रोवाइड करा लूंगी। बट प्लीज अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट में ड्रामा है, सो ड्रामा में क्या आता है, ड्रामा में वी हैव ड्रामा, वी हैव प्ले। प्ले में आपका जैसे कि शेक्सपियर के प्ले है, बेन जॉनसन का प्ले है, मार्लो का प्ले है, ये सारे चीजें जो ये लिखते हैं राइटर्स, ये सारे आपके आएंगे फर्स्ट यूनिट में, दैट इज ड्रामा। फिर वी हैव पोएट्री। सो अगेन पोएट्री में वी हैव पोएम, जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, वी हैव कोलेरिज की पोएम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर वी हैव फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। सो एज द नेम से फिक्शन में आपका आता है नॉवेल्स आते हैं। फिर शॉर्ट स्टोरीज में जैसे कि अमेरिकन राइटर्स हैं, एडगर एलन पो है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, ये सब इन्होंने जो छोटी कहानियां हैं या फिर नॉवेल्स जो लिखते हैं वो आपका आ जाता है आपकी थर्ड यूनिट में, दैट इज फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। देन फोर्थ में आपका आता है नॉन फिक्शनल प्रोज। सो एज द नेम सेज इट इज नॉन फिक्शनल। सो नॉन फिक्शनल में क्या आएगा, जो फिक्टेटिव राइटिंग्स नहीं होगी, जो इमेजिनेटिव राइटिंग नहीं होगी। इसमें आपका एसेस आ जाएगा, इसमें आपका लेटर्स आ जाएगा, इसमें आपका मेमोइर्स आएगा, इसमें आपकी ऑटोबायोग्राफीज आएंगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 4 यूनिट्स को ऐसे मार्क किया बिकॉज हमें ये फर्स्ट 4 यूनिट्स साथ में पढ़नी है, ठीक है। अब क्या होता है, साथ में पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई राइटर है उसने ये सारी चारों चीजें लिखी होंगी, तो आप पर्टिकुलर ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी ये सब अलग अलग बुक्स बना के या फिर नोट्स बना के बेसिकली नहीं करोगे। कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप एक राइटर की वर्क पढ़ोगे एजेस वाइज और फिर आप लाइक आपके माइंड में ये चीज रहेगी, अच्छा ये ड्रामा है या फिर ये पोएट्री है, बेसिकली कौन से जॉनरा से ये चीज है, ये पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है। सो सी बिफोर स्टार्टिंग देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि अगर आपको इस पूरे लाइक सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है या फिर फर्स्ट 4 की स्पेशली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पता होना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि विलियम जे लॉन्ग की है, जिस बुक का टाइटल ही है इंग्लिश लिटरेचर। देन वी हैव सेकंड बुक द रुटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। सो जो ये बुक है, ये 2 बुक्स, तो आप इसमें कोई भी रेफर कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो रुटलेज की बुक मुझे काफी अच्छी लगी। इससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन या क्रोनोलॉजी बेसिकली जो घटना चक्र होता है वो आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या किस एज में क्या हो रहा है, तब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो इनमें हर ये 4 यूनिट की मैं फर्स्ट बात कर रही हूँ, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ये होगी कि आपको एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने हैं, आपको इन बुक्स में भी मिल जाएगा, साथ में आपको यूट्यूब है या विकीपीडिया है इसकी भी हेल्प लेनी है। तो सी एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऐसा कुछ है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है पूरा वो कई एजेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने रोमांटिक पीरियड है या फिर मॉडर्न पीरियड है या फिर विक्टोरियन पीरियड, ये तो जरूर सुना होगा।
सो जो हमारा पूरा इंग्लिश लिटरेचर है ये कई सारे पीरियड्स में डिवाइड है. If I'll talk with like how it started, so it started in like with we can say old English period, फिर we have middle English period. So ये सारे पीरियड आते हैं. बाद में हमारे कई सारे पीरियड है. We have restoration है, फिर we have neo classical period and we have romantic and so on. ठीक है. तो आपको मैं पीरियड पढ़ने को इसलिए बोल रही हूँ कि हर पीरियड से कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं, माइनर राइटर्स होते हैं, मेजर राइटर्स होते हैं. तो आपको ये राइटर जरूर पढ़ने हैं. फिर आपको ये चीज याद रहेगी या फिर आप क्रोनोलॉजी को भी अटेम्प्ट करने में काफी कॉन्फिडेंट रहोगे कि किस राइटर ने कौन सा वर्क लिखा और वो किस एरा से बिलोंग करता था. तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा पहले ये राइटर आया है, फिर ये राइटर आया है, फिर ये राइटर आया है. ऐसे में आपके कई सारे क्वेश्चन जैसे क्रोनोलॉजी से फॉर्म होते हैं, तो इनको अटेम्प्ट करने में आपके लिए काफी इजी रहेगा बेसिकली. ठीक है. तो जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, सो वो आपका फर्स्ट काम रहेगा. बेसिकली आपको एजेस देखनी है. एजेस भी आपको जो मैंने बुक बोली है रूटलेज एंड विलियम जे लॉन्ग की इंग्लिश लिटरेचर, उनसे मिल जाएगा. ठीक है. फिर आपको ये सब स्टार्ट करना है. सी ड्रामा और जो फिक्शन होता है, फिक्शन में नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज, इसमें आपको करना है, आपको प्लॉट याद रहना चाहिए. आपको जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स, आपको ये याद होने चाहिए. आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ड्रामा की, ये जरूर याद होनी चाहिए. ठीक है. सो ड्रामा को ऐसे पढ़ना है. इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमलेट है तो हेमलेट की सॉलिलिटी टू बी और नॉट टू बी किस वाले एक्ट में आती है, या सॉलिलिटी का नंबर क्या है, आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए. ठीक है. फिर आपको दूसरी चीज है पोइट्री. सो पोइट्री में आपको बेसिक पूरी पोएम का, कोई भी अगर पोएम है उसका आपको डिटेल में लाइक पॉइंट है जो क्या कहना चाह रहा है ये जरूर पता होना चाहिए. नॉर्मली पोइट्री से वो डायरेक्ट पैसेज दे देते हैं और वो बेसिकली आप इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चंस काइंड ऑफ ऐसे होते हैं कि पोइट क्या कहना चाह रहा है. दूसरा, इसमें नैरेटर कौन है, फीमेल है या मेल वॉइस है. फिर ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपको वर्ड दे दिया है कोई पोएम से ही और इसका मतलब क्या होता है. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. फिर आपका थर्ड में आता है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी. सो फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा इज जस्ट लाइक सेम. आपको कैरेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, प्लॉट क्या है. प्लॉट इज बेसिकली सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस मतलब कि क्या क्या एक पूरी स्टोरी में क्या हो रहा है, पूरे प्ले में या नॉवल में क्या हो रहा है, आपको ये चीज याद रहना चाहिए सीक्वेंस. ठीक है. सो ये सब चीजें होती है. फिर आपका जो आता है नॉन फिक्शनल प्रोज. सो नॉन फिक्शनल प्रोज में लेटर है, जो एसेस है, मेमोir है. तो इसमें अगेन आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर किसी लेटर में मेंशन किया गया है, मेमोir मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर कोई राइटर अपने मेमोir में ये मेंशन कर रहा है कि अच्छा मेरे टाइम पे पर्टिकुलर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें चल रही हैं, वो आपको उस चीज की डेट जरूर याद होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेमोir में आपको मेंशन मिलेगा ग्रेट फायर ऑफ लंदन का एंड प्लेग का. तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि इसका डेट क्या है बेसिकली. ठीक है. मेमोirs की, और उसमें कौन कौन से लाइक जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं वो मेंशन हुए हैं. और फिर इन चारों को इस वे में भी साथ में पढ़ना है कि ये चारों हैं जो इसमें कई सारे राइटर्स पूछे जाते हैं. तो राइटर्स आपको डायरेक्टली एक साथ नहीं पढ़ने हैं. राइटर्स की आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है. एक तो मैंने आपको बोल दिया है कि आपको पर्टिकुलर आपको एज पता होनी चाहिए, एज वाइज आपको लिस्ट पता होनी चाहिए. दूसरी चीज जो है कि राइटर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज से पूछे जाते हैं. सो वो चीज आपको कैसे करनी है कि फर्स्ट में अगर है, सबसे बड़ा जो हमारा पोर्शन एग्जाम में फॉर्म होता है, सबसे ज्यादा लाइक वी कैन से कि आप सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से ले सकते हैं, तो वो आपका आता है ब्रिटिश लिटरेचर से. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं. तो इसमें हम कुछ डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट जो मेजर चंक होगा वो आपका ब्रिटिश लिटरेचर का आएगा, लाइक जो ब्रिटिश राइटर्स हैं वो. फिर जो सेकंड आएगा आपका अमेरिकन राइटर्स आएगा. ठीक है. थर्ड आपका आएगा इंडियन राइटर्स आएगा. एंड जो फोर्थ आएगा, सो फोर्थ के लिए अगेन वी हैव लाइक वर्ल्ड लिटरेचर फोर्थ में. सो फोर्थ में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, वी हैव साउथ अफ्रीकन, वी हैव चाइनीज एंड बहुत सारे जो राइटर्स हैं इंपॉर्टेंस, ये आपको बेसिकली इनकी लिस्ट निकालनी है. तो सी लिस्ट निकालने के लिए मैं आपको एक थोड़ा इजी वे बता देती हूँ. एक तो आप गूगल और विकिपीडिया से निकाल सकते हो. दूसरी चीज है, एक बुक आती है वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट, दैट इज बाय प्रेम शंकर पांडे. सो आप इसमें जो फर्स्ट में है कॉन्टेक्स्ट में, आपको इसमें सारे वो दिया है. सॉरी, बेसिकली जो आपका फर्स्ट में जो कंटेंट दिया रहता है उसमें आपका आपको लिस्ट मिल जाएगी राइटर्स की, अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग कंट्रीज से. तो ये सब आपको पढ़ना है. ठीक है.
इंडियन राइटर्स के बारे में मैं ये बोलूंगी कि इंडियन राइटर्स का है, आप कोई बुक है अगर ए के मेहरोत्रा की, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको गूगल एंड विकिपीडिया की बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन राइटर का आई वुड से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उतना नहीं हुआ है। अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो आप जहां भी कुछ नए राइटर का नाम सुन रहे हो तो आपको वो नोट डाउन करना है, ठीक है। सो ये सारे हो गए। फिर देन वी हैव फिफ्थ में वी हैव लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पेडागोजी, ठीक है। सो जो फिफ्थ है उसमें आपके जो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर थ्योरीज हैं, जैसे थ्योरीज में सजेस्टोपीडिया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, बहुत सारे मैथड्स आते हैं, आपको ये चीज जान होनी चाहिए। फिर जैसे कि बेसिक यूनिट हो गई, जैसे मॉर्फीम क्या होता है और फोनेटिक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फिफ्थ में बुक की बात करूं तो बुक है एक लार्सन एंड फ्रीमैन की आती है। इसमें आपको बेसिकली जो बेसिक थ्योरीज हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आपको अगेन गूगल करना पड़ेगा, विकिपीडिया करना पड़ेगा, और आपको इजीली ये सब चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। फिर वी हैव सिक्स यूनिट। सिक्स इज इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फीचर्स। एज मैंने फर्स्ट फोर के लिए भी बताया था, इंडियन राइटर्स आपको पढ़ने हैं, बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है वो जरूर याद रखना है। हिस्ट्री बेसिकली कि इंग्लिश इंडिया में आई कैसे, इसका ओरिजिनेट कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट फेस क्या रहा है। लाइक तो इसके लिए काफी सारे एक्ट्स आए हैं, चार्टर एक्ट है, लैंग्वेज एक्ट है, इसमें लैंग्वेज को क्या प्रेफरेंस दी है, उसके लिए क्या रूल्स निकाले गए हैं, ये सारा बेसिकली आपको हिस्टोरिकल आपका जो डेवलपमेंट है या फिर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है और फीचर्स क्या हैं, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप स्पेशली सिक्स यूनिट के लिए बात करें तो आपको विकिपीडिया और टेलीग्राम आपको रेफर करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं कल्चर स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो बेसिकली जो यूनिट 7 है और यूनिट 9 है ये आपको साथ में पढ़नी है, ठीक है। सो कल्चर स्टडीज या फिर लिटरेरी थ्योरीज में होता है, अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए इजी रहेगा जानना मार्क्सिज्म से या फिर फेमिनिज्म से। बाकी वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म है, हमारे पास न्यू क्रिटिज्म है, ये सारी थ्योरीज होती हैं आपका कल्चर स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखो आई वुड से कि सब यूनिट्स में से कुछ ये यूनिट्स हैं, ये 3-4 यूनिट जिसमें आपको सच में अपना दिमाग प्रॉपरली लगाना है, बस मगअप नहीं करना है फैक्ट्स को। तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें आपको प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 जरूरी है। दूसरा, इसमें टर्म्स पूछे जाते हैं, आपको वो टर्म्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। आपको अगर टर्म्स इजी लैंग्वेज में याद करने हैं या समझने हैं तो आप चैट जीपीटी की बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बुक 7 एंड 9 को, सॉरी यूनिट 7 एंड 9 को जैसे साथ में पढ़ना है, तो यूनिट 7 के लिए आप बी प्रसाद की, सॉरी प्रमोद के नायर की इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज बुक रेफर कर सकते हैं। एंड जो यूनिट 9 है उसके लिए बिगनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर स्टडीज के लिए कौन सी बुक, वी है प्रमोद के नायर इंट्रोडक्शन टू कल्चर स्टडीज, एंड बुक 9 में, यूनिट 9 में वी हैव बिगनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी, ठीक है। सो आपको ये दो बुक हैं वो जरूर रेफर करनी है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हैं। धीरे धीरे आपको अपने सोर्सेस में अगर और चीजें ऐड करनी है आप प्लीज कीजिए, ठीक है। देन वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए आप बी प्रसाद की, तब से मैं बी प्रसाद बोलने पे लगी, फाइनली आ गया। सो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए जो बी प्रसाद की बुक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आप इसको रेफर कर सकते हैं। आई वुड से बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है, पर्सनली आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आई वुड से, एंड आपकी काइंड ऑफ आंखें खुल जाएंगी कि आप क्या पढ़ रहे हो, काफी नई नई चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ओके। जे क्रिटिसिज्म है, ये कुछ साथ क्रिटिसिज्म। So now we have our 10th unit, 10th and last unit, that is research method and material in English. इसमें एक बुक आती है एमपी सिन्हा की, आप इनको रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपके पास जो पेपर 1 होगा उसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर चीजें हैं, जिसमें रिसर्च मैथड है, जैसे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एंड काफी सारी चीजें हैं, आप ये सब इनमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब तो हमने सारा सिलेबस काइंड ऑफ बुक लिस्ट कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट वुड बी स्ट्रेटजी। So again, strategy के लिए I would say first is to develop basic understanding.
वो कैसे डेवलप होगी, मैंने आपको जो फर्स्ट में 2 बुक्स बताई हैं, विलियम जे लॉन्गफील्ड एंड रुटलेज, आपको वो जरूर पढ़नी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, या फिर ये राइटर लिख रहा है तो किस कंडीशन में ये लिख रहा है, उसमें कौन कौन से जॉनरास हैं वो पॉपुलर हैं, आपको ये सब चीजें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है। और फिर दूसरी चीज जो होगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी क्रोनोलॉजी। तो बेसिकली दे डू आस्क अबाउट बर्थ ईयर ऑफ राइटर्स। ठीक है। मैं जब आपको बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि आपको एज वाइज पढ़ना है, वो इसीलिए पढ़ना था क्योंकि वो क्रोनोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं नेट वाले। आप इतना सारा मगअप नहीं कर सकते हो। आपको क्रोनोलॉजी के लिए एज वाइज राइटर याद होने चाहिए, आप इसलिए कर पाओगे। तो क्रोनोलॉजी में बेसिकली डू आस्क अबाउट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पोर्टेंट जो राइटर है या फिर मेजर राइटर है उसके मेजर एंड माइनर दोनों वर्क पूछे जाते हैं, और जो माइनर राइटर है, जो उतना इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, उसका मेजर वर्क, आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है। आपको बाकी डेट ईयर है जो याद रखना है। नॉर्मली दे डू नॉट आस्क अबाउट डेट कि किस डेट में ये पैदा हुए थे, बट वो ईयर जरूर पूछते हैं क्योंकि डेट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी उतना नहीं होता है, बट ईयर आपको याद रखना है। डेथ ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आपका आ गया क्रोनोलॉजी में। अब आपका जो तीसरा आता है वो एक और इम्पोर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने एक मैम का वीडियो देखा था, मैं भी यही स्ट्रेटजी फॉलो कर रही थी। इससे मेरे पास एक ऑनलाइन पीडीएफ था, उसमें मैं जो सर्च का ऑप्शन आता है, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड्सवर्थ पढ़ा तो मैं वो जाके उस पीडीएफ में सर्च करूंगी, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्वेश्चंस का एक टाइप समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का टाइप समझ आ गया तो आप उस वे में ज्यादा फोकस करोगे, ना कि आप सब पढ़ोगे, क्योंकि सी पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिए, बट अगर आपको पता है कि आपके पास 6 मंथ है या फिर 7 मंथ है तो इतने में आप सब चीजें डिटेल में नहीं पढ़ सकते। दैट इज वाई एंड दैट इज देयर जहाँ की स्ट्रेटजी काम आती है। ठीक है। आपको ऐसे में ये सब चीजें पढ़नी है। प्रीवियस ईयर मैंने ऑनलाइन जो आपको मेथड बताया वो आप कर सकते हैं। बाकी मेरे पास एक बुक थी यूथ कॉम्पिटिशन की, वो भी अच्छी लगी मुझे, मैं उसको भी साथ में देखती रहती थी। ठीक है। देन वी हैव फोर्थ में वी हैव सॉरी सेट क्वेश्चन पेपर। नेट और सेट का पैटर्न क्वाइट सिमिलर रहता है। सेट है जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप इनको एज अ मॉक दे सकते हैं और बाद में देख भी सकते हैं। इसमें बेसिकली सारे स्टेट कराते हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट कराते हैं, तो आप अलग अलग स्टेट के देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, एमपी का है, गुजरात का है, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। इससे आपको नेट के लिए बेसिकली हेल्प मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रेटजी में आता है वो है लिटरेरी टर्म्स। से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है। ये आपकी एम.एच. अब्राहम ने लिखी थी तो आप इसको बेसिकली रेफर कर सकते हैं क्योंकि लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे जो पर्टिकुलर कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल कैथारसिस है या फिर कैनन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। जो फिर 6th वन है, 6th में आपका आता है मैगजीन्स। आपको मैगजीन्स का बेसिकली डेट याद रखनी है, आपको फाउंडर याद रखना है, आपको एडिटर याद रखने हैं, एंड आपको किन किन राइटर्स ने मैगजीन्स में कंट्रीब्यूशन दिया है ये याद रखना है। जैसे कि कुछ मैगजीन्स इंपॉर्टेंट, जैसे वी हैव स्पेक्टेटर, देन वी हैव गार्जियन एंड वी हैव बहुत सारी मैगजीन्स हैं, है ना, जैसे इगोइस्ट है और रैम्बलर है। तो ये सारी मैगजीन्स आपको बेसिकली याद रखनी है। मैगजीन्स की डेट, लाइक कब से कब तक इश्यू हुई थी, ये बाई मंथली थी या फिर कैसी थी, ये वीक में पब्लिश होती थी, मंथ में होती थी, ईयर में होती थी, ये किस टाइप की मैगजीन थी और कौन कौन सी डेट पे हो सकती थी होती थी। डेट से मेरा कहने का मतलब है लाइक डेज ऑफ द वीक, लाइक अगर एक हफ्ता है, एक हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो उन 7 दिनों में से कौन कौन से दिन होती थी, लाइक ये मंडे एंड ट्यूसडे को होती थी या ट्यूसडे वेडनेसडे को होती थी, कौन से डेज में होती थी, ये जरूर याद रखना है। बाकी और चीज इसमें ये है कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स किस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर एक और चीज आती है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी ऑफ राइटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ब्रिटिश राइटर्स तो लाइक मोस्टली आपको याद हो जाते हैं, बट आपका ऑस्ट्रेलियन राइटर्स है या कैनेडियन राइटर्स है, ये सारे बहुत बार पूछते हैं। कोई भी राइटर्स है, स्कॉटिश है या फिर आयरिश राइटर है, ये आपको पूछे जाते हैं, तो आपको नेशनैलिटी भी याद रखनी है। ठीक है।
एंड देन आपका आता है 7th में, दैट इज अवार्ड विनिंग। सो अवार्ड विनिंग राइटर्स, अवार्ड विनिंग वर्क्स बेसिकली। सो जैसे कि हमारे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं लिटरेचर में। वी हैव नोबेल प्राइज, वी हैव पुलित्जर प्राइज, एंड देन वी आल्सो हैव बुकर प्राइज। सो ये प्राइज किस किस राइटर को मिले हैं, किस किस कंट्री में। जैसे पुलित्जर प्राइज है, अमेरिकन राइटर्स को मिलता है बेसिकली। सो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। जो नोबेल प्राइज है उसका आपको याद रखना है कि जो नोबेल अकेडमी है उसने कोटेशन क्या दिया है पर्टिकुलर राइटर के वर्क्स के लिए, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी डेट एंड उस पर्टिकुलर वर्क का जो अवार्ड विनिंग वर्क है उसके जो कैरेक्टर्स है या और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं नेशनलिटी आपको बता चुकी हूँ। और अलग चीजें आप कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगी ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने पर्टिकुलरली फॉलो की थी। तो वो ये थी कि मैं हर पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज के अलग नोट्स बनाती थी। लाइक जो जॉनरास होते हैं मैं उसके अलग नोट्स बनाऊंगी। जो लिटरेरी नेम या स्यूडोनिम होते हैं राइटर्स का, अगर किसी ने रखा है मैं उसकी अलग छोटे नोट्स बना दूंगी। या फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो मैंने इसमें बताया था, तो उसके मैं अलग से नोट्स बना दूंगी। और नेशनैलिटी के मैंने नोट्स बनाए थे। और मतलब ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको इसके छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। सो अगेन दीज आर अवर 10 यूनिट इन टोटल। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका एक पीडीएफ फॉर्म में या फिर पेपर फॉर्म में आपको ये आपका वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप इसको अगेन देख सकते हैं, ठीक है। या बुक लिस्ट क्या है या फिर प्रॉपर सिलेबस जो क्या है। सो दैट्स इट एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने काफी मेहनत की है आप लोगों के लिए इस वीडियो में। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।